नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नंबर वन क्लासेस जहां हम करते हैं नंबर वन पढ़ाई। और आज हम क्लास 8 की ज्योग्राफी को कंप्लीटली ख़त्म कर देंगे। और ये है लास्ट चैप्टर ज्योग्राफी का, क्लास 8 का 6 नंबर का चैप्टर है। नाम है इसका ह्यूमन रिसोर्सेज। इसको हिंदी में बोलते हैं हम मानव संसाधन। लेकिन भैया हम सिर्फ इस चैप्टर को, इस ह्यूमन रिसोर्स चैप्टर को पढ़ेंगे नहीं, बल्कि इसके अलावा हम इसको समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। देखो, पढ़ना रटना तो अलग चीज़ होती है, उसके अंदर का अंडरलाइंग मीनिंग समझना, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। और हम पूरा मीनिंग वीनिंग समझ के एकदम तरीके से चीज़ों को खत्म करेंगे। तो देखो, यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में जो बताया जाएगा इस चैप्टर में, एक बैकग्राउंड में देता हूँ तो ये बताया जाएगा कि किस देश में एक तो कितनी जनसंख्या है, और जनसंख्या का होना किसी देश के लिए अच्छी बात होती है या बुरी बात होती है। उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। हमने रिसोर्सेज का एक चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। जो भी चीज़ हमारे किसी काम की होती है उसको हम रिसोर्स बोलते हैं। और रिसोर्सेज बहुत टाइप के होते हैं, और उन रिसोर्सेज में एक ह्यूमन रिसोर्स भी होता है। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली जो लाइन लिखी हुई है वो लिखी हुई है कि पीपल आर ए नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स। यानी लोग जो होते हैं वो किसी भी देश के सबसे बड़े बड़े रिसोर्स होते हैं। कैसे? भाई देखो, कुछ भी चीज़ हो देश में, कुछ भी कोई भी काम हो देश में, जैसे कि सरकार चलानी हो, या फिर सरकार चलानी हो, और देश चलाना हो, या फिर सरकारी नौकरी करनी हो, या फिर कंपनियां चलानी हो, फैक्ट्रियां चलानी हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनको देखो तो कौन है? ये ह्यूमंस है, आदमी है। कंपनियों में अंबानी अडानी कौन है? ह्यूमन है। उनमें नौकरी करने वाले लोग कौन है? ह्यूमन है। सरकारी नौकरी करने वाले लोग कौन है? ह्यूमन है। तो ये देश किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ह्यूमंस, यानी इंसानों के द्वारा चलाया जा रहा है, इंसानों के लिए चलाया जा रहा है। पूरी दुनिया इंसान चला रहे हैं, इंसानों के लिए चला रहे हैं। तो अगर ह्यूमन नहीं होगा तो फिर मतलब ही क्या होगा? कोई मतलब नहीं होगा ना। आदमी खत्म हो जाएगा तो फिर ये सारा सिस्टम जो चल रहा है हम देख रहे हैं आसपास में। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, किसके लिए पढ़ा रहा हूँ? मैं जानवरों को थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। मैं कोई गायों को, भैंसों को, गधों को थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। मैं इंसानों को पढ़ा रहा हूँ। तो मैं ह्यूमन रिसोर्स तुम्हारे लिए हूँ, क्योंकि मेरे पढ़ाने से तुम्हें हो सकता है सब्जेक्ट समझ में आए, तुम्हारे उससे एग्जाम में क्वेश्चन ठीक हो जाए। तो मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ उपयोग का हूँ, तभी तो तुम मुझे भी अपना ह्यूमन रिसोर्स मान सकते हो। तुम भी ह्यूमन रिसोर्स हो इस देश के लिए, क्योंकि तुम पढ़ोगे, फिर आगे कोई एग्जाम दो, एग्जाम देके कुछ ना कुछ नौकरी करोगे, नौकरी में कुछ ना कुछ काम करोगे, तो देश के काम आओगे। तो ऐसे इंसान जो होता है वो ह्यूमन रिसोर्स होता है सबसे बड़ा किसी भी देश का। Nature's bounty becomes significant only when people find it useful. It is the people who, with their demands and abilities to turn them into resources. यानी कि जो इंसान होना ही काफ़ी नहीं है किसी देश के लिए, बल्कि वो इंसानों को कुछ काम करने की समझ भी होनी चाहिए। अब एक तो आदमी ऐसा है जिसके पास बहुत सारी स्किल है, जैसे मान लो कोई पेंटर है, वो बढ़िया पेंटिंग बना सकता है। जैसे कोई म्यूजिक प्रोड्यूसर है, वो अच्छी म्यूजिक बना सकता है। जैसे अच्छा टीचर है, वो अच्छा टीचिंग कर सकता है। अच्छा पॉलिटिशियन है जो अच्छा नेता नेता बन सकता है। एक एंटरप्रेन्योर है जो बढ़िया कंपनी खोल के बढ़िया बिजनेस चला सकता है। तो उन लोगों में कुछ ना कुछ स्किल है। इंजीनियर है, डॉक्टर है, स्टार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनमें कुछ ना कुछ स्किल है। तो उस स्किल को काम में वो लेके कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं देश के विकास में। लेकिन एक है गली का आवारा आशिक, है ना, जो इधर उधर ताड़ता फिरता है लड़कियों को, तो उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन किधर भी नहीं है, तो वो ह्यूमन रिसोर्स नहीं कहलाया जाएगा, वो आवारा आशिक कहलाएगा। बाकी लोग जो है, जो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं देश के डेवलपमेंट में, उनको हम ह्यूमन रिसोर्स बोलेंगे। Hence, human resource is the ultimate resource. Healthy, educated and motivated people develop resources as per their requirement. तो क्या होना चाहिए कि भाई इंसान हेल्दी होगा तभी काम कर पाएगा। बीमार आदमी इतना अच्छा काम नहीं कर पाता। उसके अलावा एजुकेटेड होना चाहिए, मतलब कि पढ़ा लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में पढ़ाई छोड़ दी, 10वीं 12वीं पढ़ी छोड़ दी, तो वो ह्यूमन रिसोर्स नहीं माना जाएगा। और मोटिवेटेड भी होना चाहिए, उसको काम करने की ललक भी होनी चाहिए। अभी मैं हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ तुमको, मैंने मैंने मान लो मैंने इन सारे के सारे सब्जेक्ट्स का थोड़ा बहुत नॉलेज लिया है। तो नाउ आई एम मोटिवेटेड टू डिसेमिनेट द नॉलेज टू द ऑल द व्यूअर्स ऑफ ऑन यूट्यूब। तो मैं उन यूट्यूब के व्यूअर्स को अपना नॉलेज देना चाहता हूँ, तो मैं इसके लिए मोटिवेटेड हूँ। लेकिन मालूम है कौन बनाएगा वीडियो यार, छोड़ो, सोते हैं आराम से यार, मजे लेते हैं, ऐसे करते हैं। तो फिर मैं मोटिवेटेड नहीं हूँ, तो फिर मैं ह्यूमन रिसोर्स नहीं बन पाऊंगा। तो ह्यूमन रिसोर्स बनने के लिए हेल्दी भी होना चाहिए, एजुकेटेड भी होना चाहिए, और मोटिवेटेड भी होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड। दे डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल, एज एंड सेक्स, देयर नंबर्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो कीप चेंजिंग। तो बोला कि साहब ह्यूमन रिसोर्स भी है ना पूरे विश्व में, जैसे बाकी रिसोर्स हमने देखे थे, खनिज देखे थे, मिनरल्स देखे थे, और कई चीजें देखी थी, तो वो जैसे पूरे विश्व में एक जैसी नहीं है, यानी कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम है। वैसे ह्यूमन रिसोर्स भी पूरे विश्व में एक जैसे नहीं है, कहीं पे ज्यादा है और कहीं पे कम है। अच्छा, ठीक है, ओके। अब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन देखते हैं। इसको देख के तुम्हें बड़ा ही आश्चर्य होगा। आश्चर्य क्यों होगा मैं बताता हूँ तुमको। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का कुछ ग्राफ दिया हुआ है। ये जो पीला तुम देख रहे हो ना, पीला पीला, जो पीला पीला सा समा, ये भाई पीला पीला एशिया में रहते हैं इतने सारे लोग। ये जो तुम ऑरेंज देख रहे हो ये रहते हैं यूरोप में। ये तुम जो पर्पल देख रहे हो ये रहते हैं अफ्रीका में। तुम जो ब्लू देख रहे हो वो रहते हैं सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में। और जो रेड देख रहे हो वो रहते हैं नॉर्थन अमेरिका में। और जो ये देख रहे हो ग्रीन, ये भैया ओशियाना, न्यूजीलैंड और इनमें रहते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। मतलब क्या है कि भाई अगर संसार में 100 लोग रहते हैं ना, 100 लोग, तो उनमें से देखो कितने सारे, भाई साहब कितने सारे लोग सिर्फ और सिर्फ एशिया में रहते हैं। एशिया वही है जिसमें हमारा देश भी है। तो एशिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, यानी भीड़ बहुत ज्यादा है एशिया में। उसके अलावा 100 लोगों में यूरोप में सिर्फ देखो इतने से लोग रहते हैं।
यूरोप में और अमेरिका में देखो कितने कम लोग रहते हैं। पर्पल वाले अमेरिका, पर्पल वाले नहीं है, ये ब्लू वाले अमेरिका के हैं और ऑरेंज वाले यूरोप के हैं। तो हम यूरोपियन देशों से अपनी तुलना करते हैं, अरे भाई अंग्रेजों के देशों में तो देखो कितनी अच्छा डेवलपमेंट है, कितनी ज्यादा कमाई करते हैं लोग, हमारे भारत में तो इतनी करते ही नहीं। अरे तो भाई इसमें भी तुलना कर लो ना तुम, तुम्हारे भारत में लोग कितने भरे पड़े हैं, अंग्रेजों के देशों में इतने लोग नहीं है। तो वहां पे जो कमाई होती है वो कम लोगों में बढ़ती है, यहाँ पे जो कमाई होती है वो बहुत ज्यादा लोगों में बढ़ती है। तो भाई फिर एक आदमी के हिस्से में तो कमी आएगा ना। तो जनसंख्या वृद्धि बहुत अच्छी बात भी है क्योंकि उससे ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होता है, लेकिन बुरी बात भी है कि पर कैपिटा इनकम जो है हर आदमी की कमाई वो कम हो जाती है, गरीबी ज्यादा हो जाती है। अच्छा, द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सर्फेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। यानी लोग किस तरीके से फैले हुए हैं दुनिया में उसको बोलते हैं पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन का, फैलाव का पैटर्न, यानी कि एक पैटर्न। अच्छा, मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 30% ऑफ द लैंड सरफेस। बताओ, 90% से ज्यादा दुनिया की जनता सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में जितनी जमीन है उसकी 30% जमीन पे रहती है, 90% से ज्यादा जनता, यानी 70% जो जमीन है बाकी दुनिया की उस पर सिर्फ 10% लोग रहते हैं। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये 30% वाली जमीन है ना, इसमें भाई साहब मैदान है, इसमें ज्यादा पहाड़ नहीं है, इसमें टेम्परेचर भी अच्छा रहता है, यानी रहने की कंडीशन यहाँ पे अच्छी है, तो इसलिए 90% लोग यहाँ पे ठूस ठूस के भरे हुए हैं। अच्छा जी, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन। ये बोल रहा है कि साहब दुनिया में जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा अनइवन यानी असमान है। कहीं पे बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं, कहीं पे कोई नहीं रह रहा। जैसे आप भारत में भी देखोगे तो गंगा यमुना का जो मैदान है उसमें भाई साहब, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है उसमें इतने भयंकर रूप से लोग भरे हुए हैं। लेकिन जाओगे तुम इधर हिमालय की साइड जाओगे, ठंडे ठंडे पहाड़ों पे, या फिर जाओगे रेगिस्तान में, राजस्थान के, तो वहां पे इतनी जमीन है खाली पड़ी है, लोग मिलते ही नहीं है। जैसलमेर में बहुत कम मिलते हैं लोग, दिल्ली में भरे भरे पड़े ठूस ठूस के। सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड एंड सम आर स्पेशली पॉपुलेटेड। ये वही बोला, कुछ कुछ जगहों पे बहुत भीड़ है, कुछ जगह पे लोग दिखते ही नहीं है दूर दूर तक। द क्राउडेड एरियाज आर साउथ एंड द साउथ ईस्ट एशिया। साउथ और साउथ ईस्ट एशिया का मतलब भारत भी आ गया उसमें, और इधर अपने साउथ ईस्ट एशिया में अपने सारे जो बांग्लादेश और इधर म्यांमार है ना, और थाईलैंड, ये सारे सारे आ जाएंगे, है ना। यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। यूरोप आता है इसमें, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका आता है। वेरी फ्यू पीपल लिव इन द हाई लेटीट्यूड एरियाज, ट्रॉपिकल डेजर्ट, हाई माउंटेन एरिया ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। तो बोले कि जहाँ पे जंगल ज्यादा है, जहाँ पे ठंड ज्यादा है, पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पे गर्मी ज्यादा है, वहाँ पे बहुत कम लोग मिलते हैं, मैदानों में ज्यादा लोग मिलते हैं। मैनी मोर पीपल लिव इन नॉर्थ ऑफ इक्वेटर एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल लिव इन टू कॉन्टिनेंट, एशिया एंड अफ्रीका। तो बोले कि साहब जो इक्वेटर हमने देखी थी ना, इक्वेटर हमने जो देखी थी मित्रों, इक्वेटर जो हमने देखी थी कि ये धरती है पूरी, तो ये 0 डिग्री है ना, और ये इधर 23.5 डिग्री साउथ है, और ये इधर 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है। तो इस इक्वेटर के ऊपर वाले हिस्से में ज़्यादा लोग रहते हैं, नीचे वाले हिस्से में कम रहते हैं, ऐसा बोल रहा है ये, है ना। क्यों? क्योंकि नीचे वाले हिस्से में ज़मीन भी कम है, और उधर ज़मीन कम होने की वजह से लोग कम रहते हैं, ऊपर वाले हिस्से में ज़मीन ज़्यादा है। हमने देखी भी थी शायद, तुम्हें दिखाया भी था मैंने जब मैंने ज्योग्राफी में मैप्स पढ़ाया था तुमको। 60% of the world's people stay in just 10 countries. All of them have more than 100 million people. बताओ, 60% से ज्यादा दुनिया की आबादी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 10 देशों में रहती है। 10 देशों में 60% लोग रहते हैं भाई। और उसमें सबसे ज्यादा नाम किसका आता है बताओ? ऊपर ही ऊपर आता है भारत। ये पुराना ग्राफ है, इसलिए भारत को दूसरे नंबर पे दिखा हुआ है। अभी भारत भाई 1 नंबर पे आ चुका है। भारत 1 नंबर पे, चाइना दूसरे नंबर पे, यानी हमारे देश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। अब देखो तुम तुलना करो, अमेरिका से हम तुलना करते हैं कि भाई अमेरिका में ये होता है, भारत में नहीं होता, अमेरिका में वो होता है, भारत में नहीं होता, अमेरिका में सरकार इतनी अच्छी चलाती है, भारत में नहीं चलाती, अमेरिका में इतनी अच्छी हेल्थ सर्विस है, भारत में नहीं है। अरे तो भाई तुम तुलना करो, ये अमेरिका है, इतनी पॉपुलेशन अमेरिका की, अब देखो कितने अमेरिका हो जाएंगे। एक अमेरिका, यहाँ पे दूसरा अमेरिका, यहाँ पे तीसरा अमेरिका, यहाँ पे चौथा अमेरिका, 4 अमेरिका जोड़ दो तुम, 1 2 3 4, तब एक भारत बनता है। इतने लोग हैं भारत में। तो अमेरिका में भाई साहब कितने लोगों को सर्विस देनी पड़ती है? उतने कोई, जितने भारत में लोग हैं उसके चौथाई, 1/4 हिस्से को सर्विस देनी पड़ती है, इतनी जनसंख्या उनकी। लेकिन भारत में भरे पड़े लोग, तो इसलिए हमारी सर्विसेज भी इतनी अच्छी नहीं है, हमारी गवर्नेंस भी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है भाई। तुम देखो सही एक बार, मतलब ये टॉप 10 कंट्रीज है, टॉप 10 में जो फर्स्ट सेकंड नंबर के उनको छोड़ दो एक बार, तो अमेरिका देखो मैक्सिमम इतनी पॉपुलेशन है, लेकिन हमारी देखो भाई कितनी आगे तक जा रही है। इससे देखो अमेरिका से कितनी आगे तक जा रही है भाई। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, इतनी इतनी पॉपुलेशन होना। इतनी इतनी पॉपुलेशन लेके बैठे हम। दुनिया की 3% ही सिर्फ जमीन है हमारे पास में, लेकिन दुनिया की 10% से ज्यादा आबादी को हमने अपने देश में पटक के रखा हुआ है। समझ रहे हो तुम? बहुत ज्यादा है भाई अपनी पॉपुलेशन की वजह से बहुत समस्याएं हो रही है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें हम, डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि भाई एक हमने जगह ले ली कि भाई 1 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि ये 1 किलोमीटर चौड़ा और 1 किलोमीटर ऊंचा कोई जगह ले ली हमने, 1 किलोमीटर लंबी और 1 किलोमीटर चौड़ी, है ना, और स्क्वायर बना लिया इसका। अब हमने देखा कि भाई इस जगह के अंदर कितने लोग भरे पड़े हैं, है ना।
तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो उसी हिसाब से देखोगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से जो पॉपुलेशन का डेंसिटी बताई जाती है। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 51% पर स्क्वायर किलोमीटर। साउथ एंड सेंट्रल एशिया हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो बोलते साहब पूरे विश्व की अगर एवरेज डेंसिटी निकालेंगे, एवरेज यानी पूरे विश्व में सब लोगों को लिया और कितना रहने का क्षेत्र है उसका भाग दिया, तो निकल के आती है 51% पर किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन विश्व की यही है, तो पूरे पूरे विश्व में अगर हम देखें तो साउथ और सेंट्रल एशिया जो है ना, एशिया, उसमें सबसे ज्यादा डेंसिटी मिलती है लोगों की। दिल्ली में देखोगे ना तो ये कुछ 11,000 के आसपास में है पर स्क्वायर किलोमीटर, यहाँ 51, यहाँ 11,000। तुम समझ पा रहे हो कितना डिफरेंस है ये, ठीक है। तो डेंसिटी समझ के क्या होता है कि भाई इतने 1 किलोमीटर लंबे 1 किलोमीटर चौड़े एरिया के अंदर कितने लोग भरे पड़े ठूसे पड़े, उसको बोलते हैं डेंसिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब भाई दुनिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की पॉपुलेशन तुम्हें मिलेगी, कहीं पे बहुत सारे लोग मिलेंगे, जनसंख्या बहुत ज्यादा मिलेगी, कहीं पे कोई लोग नहीं दिखेंगे, दूर दूर तक देखने जाओगे तो भी लोग नहीं मिलेंगे। तो ऐसा क्यों होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो इन चीजों को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो इन चीजों को अफेक्ट करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जियोग्राफिकल फैक्टर, यानी कि भूगोलीय जो कारण है जिनकी वजह से लोग कहीं पे ज्यादा रहते हैं कहीं पे कम रहते हैं। तो पहली चीज है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब होता है ऊंचाई, कि भाई पीपल ऑलवेज प्रेफर टू लिव इन प्लेन्स रादर देन ऑन माउंटेन्स एंड प्लेट्यू बिकॉज दीज एरियाज आर सुटेबल फॉर फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटीज। तो बोले कि साहब लोग ऊंची जगह पे रहना पसंद नहीं करते, लोग पहाड़ों पे रहना पसंद नहीं करते, लोग पठारों पे पर्वतों पे रहना पसंद नहीं करते, माउंटेन्स और प्लेट्यू पे रहना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहां पे एक तो ट्रांसपोर्ट रोड बनाना बड़ा मुश्किल है, वहां पे फैक्ट्री लगाना बड़ा मुश्किल, वहां पे कोई भी काम करना बड़ा मुश्किल है। लोग पसंद करते हैं प्लेन एरिया में रहना, मैदानी क्षेत्रों में रहना, क्योंकि वहां पे सारे काम करना बड़ा आसान है। तो इसीलिए भारत में द गंगा प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड, वाइल माउंटेन्स लाइक एंडीज, एल्प्स एंड हिमालयाज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। तो इसलिए बोल रहे हैं कि साहब जो गंगा वैली का एरिया है हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इधर इतनी भयंकर पॉपुलेशन है, वो इस वजह से क्योंकि वो प्लेन एरिया है, तो वो दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है। और जो पहाड़ी क्षेत्र देखेंगे जैसे कि यूरोप में जो है एंडीज, ये साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन है, यूरोप में अल्प्स माउंटेन है, और जो हिमालय हमारे हैं इनमें जाके देखोगे तो बहुत कम लोग मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ऊंचे हैं, उबड़ खाबड़ है, यहाँ पे रोड अच्छी नहीं है, तो इसलिए लोग वहां पे रहना पसंद नहीं करते। तो टोपोग्राफी बहुत बहुत ज्यादा फर्क डालती है। उसके बाद में क्लाइमेट भी फर्क डालता है। क्लाइमेट का मतलब मौसम कैसा है उस जगह का। किसी जगह पे गर्मी भी कम पड़ेगी, ठंड भी कम पड़ेगी और बढ़िया मौसम रहेगा तो वहां पे ज्यादा लोग रहना पसंद करेंगे। लेकिन कहीं पे बहुत भयंकर गर्मी पड़ेगी या बहुत भयंकर ठंड पड़ेगी तो वहां पे रहना लोग पसंद नहीं करेंगे। तो बोले क्लाइमेट में क्या होता है, पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट, यानी ज्यादा जो भयंकर क्लाइमेट है उसको लोग क्या है, उस मौसम को लोग छोड़ देते हैं, वहां पे नहीं रहते और कहीं चले जाते हैं। दैट आर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड, लाइक सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट जो अफ्रीका में बहुत गर्मी पड़ती है तो वहां पे बहुत कम लोग मिलेंगे। पोलर रीजन, जो ऊपर जाएंगे हम तो बर्फ के पहाड़ जो है वहां पे इतनी ठंड पड़ती है कि भाई हार्ड तक जम जाए, तो वहां पे भी लोग रहना पसंद नहीं करते। रशिया में, कनाडा में, अंटार्कटिका में। तो इसीलिए लोग यूरोप में रहते हैं। यूरोप में बहुत ज्यादा जनसंख्या, एशिया में बहुत ज्यादा जनसंख्या, क्योंकि यहाँ पे ना ही तो गर्मी ज्यादा ना ही सर्दी ज्यादा, तो रहने में मजा आता है। ठीक है, ये हो गया एक टेम्परेचर, ठीक है, टोपोग्राफी और क्लाइमेट। अब देखते हैं सोइल। सोइल बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक खेती नहीं करोगे खाओगे क्या, और खेती करोगे किसमें, सोइल यानी कि मिट्टी में। मिट्टी जाके अच्छी होगी वहां पे अच्छी खेती होगी, अच्छी खेती होगी तो आराम से जनसंख्या रहेगी। फर्टाइल सोइल प्रोवाइड सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। फर्टाइल प्लेन सच एज गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, वांगी चैंग जैंग इन चाइना एंड नील इन इजिप्ट इज डेंसली पॉपुलेटेड। तो जहां पे उपजाऊ मिट्टी होगी भाई साहब वहां पे बहुत ज्यादा जनसंख्या देखने को मिलेगी, ये नॉर्मल सी बात है। अब देखते हैं वाटर। वाटर, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी बिना न उबरे मोती मानस चून। तो पानी बहुत जरूरी है, पानी बिना जी नहीं सकते हम। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम पानी बहुत जरूरी है सनम। तो पानी जहां पे होगा वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी, तो इसीलिए हमें नदियों की जो घाटियां थी, नदियां जहां से निकलती थी उनके आसपास में सभी सभ्यता मिलेगी। अगर आप बात करो हड़प्पा मोहनजोदड़ो की बात करो, कालीबंगा सभ्यता की बात करो, तो हर सभ्यता किसी ना किसी नदी पे बनी हुई है ना। क्यों? क्योंकि पानी पहली चीज था भाई, कि पानी हो उसके आसपास ही बस जाते हैं, तो पानी का टेंशन खत्म हो जाए। पीपल प्रेफर टू लिव इन द एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज इजिली अवेलेबल। तो लोग वहां रहना चाहते हैं जहां पे फ्रेश वाटर यानी कि ताजा जल आराम से मिल जाता है। द रिवर वैलीज ऑफ द वर्ल्ड आर डेंसली पॉपुलेटेड वाइल द डेजर्ट्स हैव स्पार्स पॉपुलेशन। तो इसीलिए बोल रहा है कि साहब जो रिवर वैली है यानी कि नदियों की जो घाटे जहां से नदियां निकलती है उनमें ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, जबकि रेगिस्तानों में कम पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता भैया, पानी की सारी बात है। मिनरल्स, मिनरल्स भी पॉपुलेशन पे बहुत इफेक्ट डालते हैं। मिनरल्स का मतलब होता है खनिज। खनिज यानी कि जहां जिन एरिया में बहुत ज्यादा खनिज मिलते हैं वहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में मिलती है। जैसे कि झारखंड देख लो, हमारे झारखंड में क्या मिलता है, बहुत ज्यादा खनिज है, तो वहां पे फैक्ट्री वैक्ट्री लगी हुई है, लोग खनिज निकालते हैं बेचते हैं, तो उससे ज्यादा वहां पे पॉपुलेशन मिलेगी। जैसे डायमंड माइन है साउथ अफ्रीका में, वहां डायमंड निकलता है ना, तो वहां पे बहुत सारे लोग हैं। ऑयल है मिडिल ईस्ट में, दुबई, इधर क्या है, कुछ नहीं है भाई, दुबई में बस तेल है, तेल निकलने लग गया तो वहां पे इतनी पॉपुलेशन हो गई है ना। दुबई, सऊदी अरेबिया, इधर क्या है, तेल ही है, तो उस मिनरल की वजह से वहां पे पॉपुलेशन है। तो उससे क्या लोग वहां पे जाके रहते हैं, क्योंकि उनको काम धंधा मिलता है और काम धंधा सबको चाहिए। ये तो हमने देख लिया ज्योग्राफिकल फैक्टर्स।
जिसकी वजह से पॉपुलेशन कम या ज्यादा किसी जगह की होती है। अब हम देखेंगे सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर्स, यानी वो फैक्टर जो सामाजिक है, जो सांस्कृतिक है और जो पैसे वाले हैं। तो जैसे लोग वहीं पर रहना पसंद करते हैं जहां पे उनके जैसे लोग रहते हो, उनके जैसे संस्कृति को मानने वाले, उनके जैसे कल्चर को मानने वाले रहते हो। तो सोशल फैक्टर में क्या आता है, एरियाज ऑफ बेटर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज आर मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड। तो जहां पे हाउसिंग अच्छी होगी, रहने का तरीका, रहने का ढंग अच्छा होगा, एजुकेशन अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी। लोग क्या चाहते हैं कि भाई हमको अच्छा रहने को मकान मिल जाए, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल जाए, और बीमार हो तो अच्छी हेल्थ मिल जाए, और रोजगार भी वहां पे मिल जाए, यानी कि एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाए। तो वहां पे लोग ज्यादा रहेंगे। जैसे पुणे हो गया, दिल्ली, दिल्ली में पहले ज्यादा रहते थे, लेकिन आजकल हेल्थ की स्थिति होने लगी दिल्ली में उस धुएं की वजह से, तो लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं दिल्ली को, है ना। और बेंगलुरु और इधर साउथ में, महाराष्ट्र में ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। कल्चरल रीजन्स भी होते हैं पॉपुलेशन के ज्यादा कम होने के। प्लेसेस विद रीजनल और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल। वाराणसी, जेरूसलम एंड वेटिकन सिटी आर फॉर एग्जाम्पल। तो बोले कि साहब जिन प्लेसेस का कल्चरल सिग्निफिकेंस होता है, यानी सांस्कृतिक महत्व होता है, जैसे हमारे यहाँ पे वाराणसी, हमारे यहाँ पे मथुरा, वृंदावन है, इनका कल्चरल सिग्निफिकेंस भारत के इतिहास में बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा लोग देखने को मिलेंगे, भीड़ मिलेगी, और लोग वैसे भी जाते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा। उसी तरीके से वेटिकन सिटी जो है वो क्रिश्चियंस का, और जो जेरूसलम है वो जूस का एक कल्चरल सिग्निफिकेंस वाला प्लेस है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जनसंख्या हमें देखने को मिलती है, क्योंकि ये उनके धर्म से जुड़ा हुआ है। इकोनॉमिक फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन की डेंसिटी को। इंडस्ट्रियल एरियाज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लार्ज नंबर ऑफ पीपल अट्रैक्टेड टू दीज एरियाज। ओसाका इन जापान, मुंबई इन इंडिया आर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। तो जहां पे इंडस्ट्री लगी रहेगी, जहां पे भाई साहब फैक्ट्री लगी रहेगी, वहां पे ज्यादा लोग जाएंगे, क्योंकि वहां पे रोजगार मिलता है, रोजगार मिलता है तो पैसा मिलता है, पैसा मिलता है तो खाने को मिलता है, बच्चों को पढ़ाने को मिलता है, और कभी बीमार हो जाए तो इलाज कराने को मिलता है पैसा। और वो चाहिए पैसा, तो वो मिलेगा वहां पे जहां पे रोजगार मिलेगा। रोजगार कहाँ मिलेगा, जहां पे इंडस्ट्री लगी रहेगी। तो इंडस्ट्रियल एरिया जहां पे भी होंगे, वहां पे लोग ज्यादा रहने लग जाते हैं। जैसे झारखंड की बात करें हम, मुंबई की बात करें, यहाँ पे ज्यादा जनसंख्या क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगी हुई है ना। पॉपुलेशन चेंजेस। अब हमने देखा कि पॉपुलेशन क्यों बढ़ती है, क्यों घटती है, कहीं पे ज्यादा लोग रहते हैं, कहीं पे कम लोग रहते हैं, उनके कारण क्या है, ये सब हम समझ चुके हैं। लेकिन भाई ये पॉपुलेशन में चेंज भी होता है। यानी क्या होता है, किसी जगह पे मान लो 100 लोग रह रहे हैं, और दूसरी जगह पे 200 लोग रह रहे हैं। 2 3 4 5 साल बाद में तुम जाके देखोगे तो हो सकता है कि यहाँ पे 200 थे, यहाँ पे बच के रह गए 90 लोग, और यहाँ पे बढ़ के हो गए 210 लोग। तुम बोलोगे ये चेंज क्यों हुआ, ये पॉपुलेशन का चेंज हुआ ना। जहां पे कम थे वहां बढ़ गए, जहां बढ़ गए बड़े हुए थे वहां पे कम हो गए। तो होता क्या है, लोग एक जगह बैठते नहीं। कई लोग यहां से उठ के इस शहर में आ जाएंगे, कई इस शहर से उठ के और कहीं चले जाएंगे, दूसरे देश में चले जाएंगे। ऐसे लोग घूमते रहते हैं, निकलते रहते हैं, आते रहते हैं, निकलते रहते हैं, आते रहते हैं। तो ये जिंदगी का खेल चलता रहता है। इस वजह से पॉपुलेशन भी चेंज होती रहती है, जनसंख्या में परिवर्तन होता रहता है। तो वही हम पढ़ेंगे क्यों होता है, उसका कारण क्या होता है। द पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम। किसी एक स्पेसिफिक टाइम अवधि, समय अवधि के भीतर जो लोगों के नंबर्स में चेंज होता है, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन चेंज। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज नॉट बीन स्टेबल, इट इज इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड एज सीन इन द फिगर वाई। दिस इज एक्चुअली ड्यू टू इन इंक्रीज इन नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ्स। तो ये तो हमने देखा कि एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं, एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, लेकिन ये भी तो होता है कि उस लोक से, भगवान के घर से जो धरती पे जन्मता है, उसको भी तो आना ही बोलेंगे ना। और जो इस धरती से भगवान के घर जाता है, उसको भी तो जाना ही बोलेंगे ना। वो बड़ा आना जाना हो गया, ठीक है। तो जब भी भाई, सिंपल सी बात है, एक नॉर्मल सी हम बात लगाएं कि किसी जगह पे, एक बात बताओ मुझे, ये जगह है, कोई कोई भी जगह है, कोई भी शहर है, यहाँ पे आने वाले को मैं प्लस बोलूँ, जाने वाले को माइनस बोलूँ, तो ये तो जा रहा है बाहर, ये वापस आ रहा है अंदर। तो अगर आने वाले के नंबर ज्यादा हो जाएंगे, आने वाले लोग ज्यादा हो जाएंगे, जाने वाले कम हो जाएंगे, तो यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बताओ मुझे। मान लो 100 लोग थे, है ना, एक साल में 10 पैदा हुए और मरा सिर्फ एक, तो कितनी बढ़ गई, 9, यानी कि 109 हो गए। फिर अगले साल फिर से होगा, 10 पैदा हुए, मान लो 11 पैदा हुए और मरा सिर्फ 2, तो फिर कितनी बढ़ गई, ये 9 फिर से, तो ये वापस से कितना हो गया, 118। तो देखो पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है ना। यानी मर रहे कम है, पैदा ज्यादा हो रहे हैं, तो क्या होगा, पॉपुलेशन में वृद्धि होगी। तो वही बात ये बता रहा भाई साहब। फॉर एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री अंटिल 1800, यानी 1800 तक तो क्या होता था, 1800 की जो अभी हमारे 2024 चल रहा है, उसी तरीके से 1800 जब तक चल रहा था, तब तक तो क्या हो रहा था, द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ग्रू स्टेडीली बट स्लोली। कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन आराम से बढ़ रही थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही थी। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे हेल्थ सर्विसेज इतनी ज्यादा नहीं थी, स्वास्थ्य सेवाएं इतनी ज्यादा नहीं थी। तो बच्चे जन्मते तो थे बहुत सारे, लोग जो है अपनी मेहनत पूरी तन मन से मेहनत करते थे, और बच्चे लगा, मतलब बच्चे जन्मते थे बहुत ज्यादा मेहनत के फलस्वरूप, लेकिन वो जिंदा नहीं रह पाते थे। क्यों, क्योंकि उस टाइम बीमारियां बहुत थी। एक तो हॉस्पिटल, जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जो डिलीवरी होती है वो नहीं होती थी, घर पे ही दाई ये सब आके बच्चे पैदा करवाती थी। तो उस टाइम पे इन्फेक्शन हो जाता था, बच्चे मर जाते थे, बच्चों की माँ मर जाती थी, और इतनी ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी, तो उनको बचाया नहीं जा सकता था। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे 1800 के बाद में जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ, हेल्थ सर्विसेज एक्सपेंडेड, एंड बिकॉज ऑफ दैट द डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रंस डिक्लाइंड। बच्चों की मृत्यु दर कम हो गई। जन्म दर तो पहले से ज्यादा थी, ज्यादा। देखो हम ये मेहनत तो हमेशा से करते आ रहे हैं कि घपा गप बच्चे पैदा कर रहे हैं,
लेकिन पहले क्या हो रहा, जितने ज्यादा पैदा हो रहे थे मर रहे भी ज्यादा थे, तो वो जनसंख्या बढ़ नहीं पा रही थी। लेकिन अब क्या हुआ कि वो मेहनत तो हमारी पक्की चल रही है अभी भी, गपा गप गपा बहुत सारे पैदा करने की, लेकिन जो मर रहे थे ज्यादा अब वो कम हो गए। तो मतलब ये जो जन्मा रहे हम बहुत सारे, ये सब के सब जिंदा रह रहे हैं। अब ये जिंदा रह रहे हैं तो ये बड़े होंगे, फिर ये भी मेहनत करेंगे, खूब सारे और पैदा करेंगे। तो इस तरीके से भाई जनसंख्या बहुत भयंकर रूप से बढ़ने लगी जब हेल्थ सर्विसेज ठीक हुई। तो ये बोल रहा है लार्ज नंबर ऑफ बेबीज वर बोर्न बट दे डाइड अर्लियर टू, यानी पहले बहुत सारे लोग बच्चे जन्मते तो थे लेकिन वो मर जाते थे पहले भी, है ना, बड़े होने से पहले मर जाते थे। दिस वॉज एंड देर वर नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज, क्योंकि वहां पे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं थी नहीं थी उस टाइम पे, इसलिए बच्चे मर जाते थे, कोई बचा नहीं पाता था उनको। सफिशिएंट फूड वॉज नॉट अवेलेबल एट फॉर ऑल द पीपल, फार्मर्स वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द पीपल, एज अ रिजल्ट ऑफ द टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन वॉज वेरी लो। यानी कि भाई साहब खाने के लिए अनाज नहीं था, किसान भी बेचारे, क्योंकि उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं थी, हाथ से बैलों से इनसे उगाते थे, खाद नहीं था, इतना अच्छे बीज नहीं थे, तो प्रोड्यूस भी कम होती थी, खाने के लिए अनाज भी कम पैदा होता था, और स्वास्थ्य सेवाएं भी नहीं थी। तो जो जन्मते थे या तो वो मर जाते, बीमार हो गए, या फिर जो बच भी जाते उनको खाने को नहीं मिलता था, वो अकाल से मर जाते। लेकिन इन 1804 द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रीच्ड 1 बिलियन। 1804 में दुनिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ हो गई थी, 100 करोड़ थी 1804 में। 155 ईयर्स लेटर, 105 साल बाद में, मतलब 1800, दुनिया जब से चालू हुई, जब से लेकर 1800 तक तो 100 करोड़ की जनसंख्या थी, लेकिन उसके जस्ट 105 साल बाद में वर्ल्ड पॉपुलेशन 3 बिलियन हो गई, 3 गुना बढ़ गई भाई साहब 105 साल में, 3 गुना। दिस इज ऑफन कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसको बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट, कि विस्फोट जैसे फैल जाता है ना चारों तरफ, वैसे फैल गई जनसंख्या। और उसके बाद में क्या हुआ भाई, अगले 40 साल में 3 से 6 बिलियन हो गई। बताओ, पहले दुगुना 3 गुना होने में लगाया था कितना टाइम, कितना टाइम लगाया था, 105 साल, और फिर 40 साल में ही 2 गुना हो गई, 6 बिलियन। अरे भाई साहब 6 बिलियन का मतलब 600 करोड़ लोग हो गए, 600 करोड़ लोग, 100 करोड़ से। The main reason for this growth was that the better food supplies and medicine deaths were reducing while the number of births still remain high। यानी घपाघप हमने मेहनत पूरी की, हमने मेहनत पूरी की और बच्चे भयंकर रूप से पैदा करना चालू रखे, लेकिन पहले जो मर जाते थे बेचारे, पहले खाने को नहीं मिलता था, लेकिन वो चीज अब खत्म हो गई, मरते भी नहीं क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो गई, और खाने के लिए भी खूब मिलता है, क्योंकि अब जो है नए नए ट्रैक्टर आ गए, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, खेती की खाद, अच्छा खाद आने लगे, अच्छे बीज आने लगे, जिसपे पहले एक बीघा पे मान लो 100 बोरी गेहूं की होती थी, 10 बोरी गेहूं की होती थी एक बीघा पे, अब 20 होने लग गई, तो दुगना हो गया प्रोडक्शन, तो वो खाने के लिए भी अच्छा मिलने लगा। तो अब जनसंख्या बहुत भयंकर रूप से बढ़ रही है। बर्थ्स आर usually measured using the birth rate, that is the number of live birth for 1000 people. Deaths are usually measured using the death rate, but the number of deaths for 1000 people. Migration is the movement of the people in and out of the area। क्या बोल रहा है कि साहब 1000 लोगों पे जितने लोग मरते हैं ना, उसको बोलते हैं बर्थ रेट, यानी कि मान लो 1000 लोग थे टोटल, और नए नए बच्चे जन्मे 10, है ना, कितने जन्मे 10, तो बर्थ रेट कितनी होगी भाई साहब, कितनी होगी बताओ, कितनी हो गई, 1000 पे 10 जन्मे, 100 जन्मे, 10 थोड़े जन्मेंगे यार, 1000 लोग 10 ही बच्चे जन्माएंगे, तुम भी कैसी बात करते हो, अभी तो तुम बोले गपा सब लगे रहते। हाँ तो 1000 बच्चे, 1000 लोग थे, 100 बच्चे जन्मे, मान लो 100 बच्चे, 100 बच्चे जन्मे यहाँ पे 1000 पे, कितनी हो गई है 10%, ठीक है, 10% बोल लो इसको, ठीक है, 10% क्या हो गई, बर्थ रेट। डेथ रेट भी ऐसे बोलते हैं कि भाई 1000 लोग थे और उनमें से मान लो 40 लोग मर गए एक साल में, तो ये डेथ रेट निकल के आएगी। तो पर 1000 पे नापा जाता है, पर 100 पे नहीं नापा जाता, ये हम नॉर्मल परसेंटेज हम निकालते हैं 100 पे, ये निकलती है 1000 पे। किस में निकलती है बेटा, 1000 पे क्या निकलती है, डेथ रेट और बर्थ रेट। अच्छा, births and deaths are the natural cause of the population change, the difference between the birth and the death rate are called, countries called the natural growth rate। तो भाई साहब ये बोल रहे हैं कि नेचुरल ग्रोथ रेट का मतलब होता है नेचुरल ग्रोथ रेट, क्या बोला इसने, नेचुरल ग्रोथ रेट। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, विकास की रेट, यानी कितने लोग बढ़े, तो कितने लोग किसी साल में बढ़े। तो भाई मैं तुमको अगर ये बोल रहा हूं कि 100 लोग जन्मे और 80 लोग मर गए, तो नेट अगर देखोगे तो कितने बढ़े, 20 ही तो बढ़े भाई, क्योंकि 80 जो पहले से थे उनमें 80 मर गए, यानी वो चले गए, और जो 100 पहले से नहीं थे वो आ गए, और इसमें से 80 घटा दूंगा तो 20 लोग बढ़ गए, तो ये 20 क्या है, ये नेचुरल ग्रोथ रेट है ना। इसको परसेंटेज में निकालेंगे पर 1000 तो निकल के आ जाएगी रेट। द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन द नेचुरल ग्रोथ रेट। Migration is another way by which population size changes. People may move within a country or between countries. Immigrants are the people who leave the country, or immigrants are those who arrive in the country। देखो, एक तो ये हो गया कि भाई ज्यादा लोग जन्म रहे हैं, कम लोग मर रहे हैं, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। दूसरा ये भी हो सकता है किसी देश में, मान लो ये अमेरिका है, अमेरिका में ज्यादा होता है ये, अमेरिका है क्योंकि अमेरिका में बहुत लोग जाते हैं पैसा कमाने के लिए दूसरे देशों से,
आते रहते हैं, इसमें से जाते कम है आते ज़्यादा है। तो अगर दूसरे देशों से लोग आएंगे तो यहाँ पे पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। लेकिन घुसने नहीं देते, इनके रूल ज़्यादा इन्होंने तभी सख्त बना रखे हैं कि कम से कम लोग आए, तो इनकी पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगी कि संभाल ना पाए उसको। तो दो वर्ड होते हैं इसमें, एक तो होता है इमिग्रेंट और एक होता है एमिग्रेंट, है ना। अभी एक जैसे शब्द भाई, इनमें बड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन मैं आज तुम्हारा कंफ्यूजन ऐसा दूर करूंगा कि तुम्हें जिंदगी में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तुमने एक वर्ड सुना होगा एग्जिट, है ना, कहीं भी लिखा हुआ देखते हो एग्जिट, इसका मतलब क्या होता है, वहां से निकलना, बाहर निकलना, बाहर निकलने का रास्ता होता है। यानी किसी भी देश से बाहर जो चले जाते हैं लोग, वो एमिग्रेंट कहलाएंगे, ई से स्टार्ट होगा ये, है ना, एमिग्रेंट। और एक होता है इन, इन का मतलब क्या होता है, अंदर जाना, यानी किसी भी देश के अंदर जो लोग आएंगे वो आई से स्टार्ट होगा, इमिग्रेंट। समझ के बाद खत्म, इतना ही बताऊंगा, अब तुम खुद समझ लो। तो अगर किसी देश में ज्यादा लोग आ रहे हैं और बाहर कम जा रहे हैं तो उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। लेकिन मान लो किसी देश से निकल रहे हैं, सब छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं और कोई नहीं आ रहा उस देश में रहने के लिए, जैसे मान लो सोमालिया है, सोमालिया देश है, अफगानिस्तान है, यहाँ पे आतंकवाद इतना ज्यादा है, लोगों को मार देते हैं, कुछ करने नहीं देते, अपने हिसाब से काम कराते हैं, है ना। तो वहाँ पे लोग रहना नहीं चाहते, तो उस जगह को छोड़ के ज्यादा लोग जाएंगे, आएंगे वहाँ पे कम, तो वहाँ की पॉपुलेशन कम होगी। लेकिन अमेरिका जैसी जगह है जहाँ पे बहुत तो कमाई है, बहुत पैसा है, बहुत बढ़िया नौकरियां हैं और बढ़िया छोकरियां, सब कुछ है वहाँ पे, तो वहाँ पे लोग ज्यादा जाना चाहेंगे कि अमेरिका चलते भाई, अपन तो मजा आएगा, अमेरिका चलेंगे, तो वहां पे सब जाना चाहते हैं, तो वहां पे पॉपुलेशन बढ़ती है ना, क्योंकि वहां से निकलता कोई नहीं है, ज्यादा लोग जाते हैं वहां पे। द जनरल ट्रेंड ऑफ द इंटरनेशनल माइग्रेशन इज फ्रॉम द लेस डेवलप्ड नेशन टू द मोर डेवलप्ड नेशन इन द सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो नॉर्मली यही होता है कि जो ज्यादा विकसित देश होता है उसमें ज्यादा लोग जाते हैं, कम विकसित देश है, जैसे इंडिया है कम विकसित है, तो इंडिया से बहुत सारे लोग अमेरिका गए हैं, बड़ी बड़ी पोजीशन में बैठे, सुंदर पिचाई बैठा है, सत्या नडेला बैठा है, अभी कमला हैरिस वहां की प्रेसिडेंट बनने की तैयारी कर रही है, तो उसकी माँ भी गई थी, क्यों गई थी, क्योंकि कम विकसित देशों से लोग निकल के जाना चाहते हैं ज्यादा विकसित देशों में, ये हमेशा से होता आया है ना, हमेशा से होता है। विद इन कंट्रीज लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे मूव फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी। तो देखो ये जो माइग्रेशन होता है ये भी दो टाइप का होता है, एक तो इंटरनल माइग्रेशन होता है, इंटरनल माइग्रेशन होता है, एक एक्सटर्नल माइग्रेशन होता है। एक्सटर्नल माइग्रेशन में तो क्या होता है, एक देश से निकल के आदमी दूसरे देश में जाता है। लेकिन इंटरनल माइग्रेशन में क्या होता है कि आदमी उसी देश में रहता है, लेकिन मान लो ये गांव था, उस देश में गांव, है ना, ये शहर था, तो गांव को छोड़ के आदमी शहर की तरफ चला जाता है, क्यों, क्योंकि उसको चाहिए एम्प्लॉयमेंट, उसको चाहिए नौकरी, और नौकरी कहाँ मिलती है, शहरों में, गांव में मिलती नहीं है, सरकार देती नहीं है, तो गांव छोड़ के जाना नहीं चाहता। देखो गांव का कोई भी आदमी कभी भी गांव को छोड़ के नहीं जाना चाहता, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि मैं भी गांव का ही हूँ, लेकिन मजबूरी में जाना पड़ता है, कोई भी नहीं जाना चाहता। ये शहरों में जो रहने की आज हालत खराब हो गई, दिल्ली में रह नहीं सकते हो तुम, इतनी बुरी हालत हो गई, क्यों हो गई, क्योंकि सरकारों ने उसी को डेवलप किया, गांव को डेवलप नहीं किया। तो जो आदमी गांव से नहीं जाना चाहता था उसको भी मजबूरी में दिल्ली में आना पड़ रहा है, और उस भीड़ में, उस नरकुंड में ऐसी तैसी अपनी करवानी पड़ रही है। तो ये सरकारों की गलती आदमियों की नहीं है, क्योंकि वो तो बेचारे क्या करेंगे, उनको इंप्लॉयमेंट गांव में नहीं मिलेगा तो जाना चाहेंगे ना। किसी को दिल्ली में 40,000 50,000 1 लाख मिलता है, उसको उसी के गांव में आप 20,000 30,000 भी दोगे तो वहां पे रुकेगा, गांव में रुकना पसंद करेगा ज्यादा, वहां पे 1 लाख रुपए लेने की बजाय, क्योंकि गांव में खर्चा एक तो कम है, एक अपने लोगों के साथ में रहते तो लोगों का आनंद रहता है। तो जो विद इन कंट्री जो माइग्रेशन होता है उसको बोलते हैं इंटरनल माइग्रेशन, गांव से शहर, शहर से गांव। और जो बाहर माइग्रेशन होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल माइग्रेशन। पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, अब हम देखते हैं कि भाई साहब दुनिया की पॉपुलेशन के चेंजेस कैसे हुए, क्या क्या पैटर्न थे उसके, है ना, और फिर हम पॉपुलेशन डायग्राम पढ़ेंगे, पढ़ लेंगे भैया, पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज पढ़ लो भाई साहब। Rate of population growth varies across the world. Although the world's total population is rising rapidly, not all countries are experiencing this growth. Some countries like Kenya have high population growth rates. They had both high birth rate and the death rate. Now, with the improving healthcare, death rates have been fallen. But within birth rate is still remaining high, lending to high growth rate. In other countries like United Kingdom, population growth is slowing because of the both the death and high birth rate. सुन क्या बोल रही है, क्या बोल रही है कि भाई साहब अब क्या हो रहा है, जो अनपढ़ टाइप के देश है ना, अनपढ़ और कम कम डेवलप्ड देश है, जैसे कि अफ्रीका के कई देश है ना, एशिया के कई देश है, उनमें तो क्या हो रहा है, लोग बहुत पैदा करते हैं बच्चे, क्योंकि उनको पता नहीं है यार कि मतलब क्या बच्चे पैदा करने से क्या गड़बड़ हो सकती है, जनसंख्या बढ़ने से क्या गड़बड़ होगी, है ना, बच्चे तो भाई करो दबा के पैदा करो, ऐसा उनकी सोच है। अब पहले दबा के पैदा करते थे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि दबा के मर भी जाते थे बीमारियों से, लेकिन अब मरना बंद हो गए क्योंकि बढ़िया तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं हो गई, तो मरते कम है, पैदा ज्यादा होते, तो उन देशों की जनसंख्या तो बहुत भयंकर बढ़ रही है। लेकिन जो पढ़े लिखे देश है जिन्होंने ज्यादा पैसा कमा लिया, तो वहां के लोग बोलते हैं कि यार क्या बच्चा पैदा करोगे, छोड़ो, अपने तो घूमते खाते पीते मजे करते हैं, ऐसे करते हैं, कौन बच्चे पालेगा, नहीं पालेंगे अपन तो उन लोगों ने बच्चे पैदा करना कर दिया बंद। अब वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे भाई साहब बर्थ रेट भी लो हो गई और डेथ रेट भी लो हो गई, क्यों, क्योंकि उन जगहों पे स्वास्थ्य सेवाएं भी अच्छी है, अमेरिका में, यूरोप में बात करेंगे तो जापान में स्वास्थ्य सेवाएं भी अच्छी है, लेकिन वहां पे बच्चे पैदा कर ही नहीं ले रहे हो, तो वहां की पॉपुलेशन बढ़ तो रही है लेकिन कम रेट से बढ़ रही है ना, कम रेट से बढ़ रही है। कई देशों में तो ये भी हो गया भाई साहब कि इतने ज्यादा पढ़ लिए लोग, केवल बच्चे बच्चे तो पैदा करने ही नहीं है, तो वहां पे रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी से भी कम पॉपुलेशन होने लगी। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी का मतलब क्या है, एक बार समझ लो इसको, समस्या क्या आ रही है दुनिया के कई देशों में। देखो हमारे तो ये समस्या है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन कई देशों की समस्या की पॉपुलेशन है ही नहीं,
उनको पैसे देके बच्चे पैदा करवाने पड़े लोगों को कि भाई तुम बच्चे पैदा करो, 2 लाख रुपए का नकद इनाम। अरे भारत में दे दे तो भाई साहब भारत कहाँ पहुंच जाए, चांद पे पहुंच जाए, भारत की जनसंख्या इतनी हो जाए। तो देखो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी का मतलब ये होता है कि एक है आदमी, इसको ए से लिख दूं, एक है महिला, अकेला आदमी कुछ काम का नहीं, अकेली महिला कुछ काम का नहीं, लेकिन दो लोग मिलेंगे तो बनेगी बात। क्या बात बनेगी? बच्चे पैदा होंगे, बच्चे पैदा होंगे भाई साहब, बच्चे पैदा हुए, दोनों मिले शादी की जैसे भी, तो बच्चे पैदा हुए, ये होगा पैदा, क्या होगा? बच्चा। अब अगर इनके एक ही बच्चा पैदा होगा तो समस्या क्या हो गई कि यहाँ दो लोगों ने बहुत मेहनत करके एक बच्चा पैदा किया, एक ही पैदा किया, दूसरा किया ही नहीं। तो अब समस्या क्या हो गई भाई, ये दो लोग थे दुनिया में इससे पहले, है ना? अब कभी ना कभी ये तो मर जाएंगे ना, बूढ़े हो गए मर जाएंगे, तो मर जाएंगे तो कितने लोग मरेंगे? मरेंगे दो लोग। हाँ भाई मरेंगे दो लोग, ये आदमी मरेगा, ये लोग ही मरेगी, फिर इसका एक बच्चा दुनिया में रहेगा। यानी इनकी मेहनत से एक प्रोडक्ट निकला, लेकिन ये मरे तो दो प्रोडक्ट दुनिया से चले गए, यानी दो चले गए और एक बचा, तो 1 - 2 = -1, यानी कि भाई ये पॉपुलेशन तो कम हो गई, बहुत नाइंसाफी है। दो लोग चले गए और दुनिया में छोड़ के गए सिर्फ एक, यानी अपने आप को रिप्लेस नहीं कर पाए। रिप्लेस कैसे नहीं कर पाए? कि भाई ये मरने के बाद भी जनसंख्या उतनी रहे, जैसे मान लो पहले 100 थी और कुछ लोग मर गए फिर भी 100 रहे। ये कैसे हो पाएगा? ये ऐसे हो पाएगा कि ये थे आदमी, ये थी औरत, मेहनत की, पैदा किया बच्चा। अब इन्होंने क्या किया, दो बच्चे पैदा कर दिए, एक और दो, दो बच्चे पैदा किए और इनको पाल पोस के बड़ा कर दिया, ठीक है, अपने पैरों पे खड़ा कर दिया, और फिर खुद मर गए। अब देखो क्या हुआ, एक था ये आदमी, ये इसकी बीवी थी, ये दो लोग मरे, तो इन्होंने कितने बच्चे छोड़ दिए दुनिया में? दो। यानी कि ये -2 कम हुए तो +2 भी हो गए, इफेक्ट कितना पड़ा? 0। यानी दुनिया में पहले भी दो लोग थे और इन्होंने अपने जैसे दो और नन्हे मुन्ने चुने मुन्ने पैदा कर दिए, तो अब बच गए दो वापस से। ये मरेंगे तो ये अपनी जगह पे दो लोगों को छोड़ के जा रहे हैं, यानी अपने आप को ये रिप्लेस कर रहे हैं दुनिया में कि भाई हम मर जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, हमारे ये दो हम छोड़ के जा रही है, हमको रिप्लेस करेंगे। तो इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी जो होती है दो। नॉर्मल तो दो होगी, ठीक है, दो ही होगी, क्योंकि एक दो दो, एक आदमी एक औरत अपने जैसे दो पैदा कर देंगे तो अपने आप को रिप्लेस कर दिया। लेकिन समस्या यह है कि इसको जब हम कैलकुलेशन में देखते हैं तो इसको दो नहीं लेते, हम 2.1 या 2.2 लेते हैं। क्यों? ये पॉइंट में क्यों लेते हैं? पॉइंट में इसलिए लेते हैं, मान लो कि एक बच्चा अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं होने के बावजूद भी मर गया किसी का, ठीक है, तो फिर भी मान लो तीन बच्चे, कई लोग तीन भी पैदा करेंगे कि भाई दो में से एक मर जाए तो तीन पैदा कर लेते हैं, है ना? तो इसलिए 2.1 2.2 के आसपास में जो फर्टिलिटी रेट होती है ना, पॉइंट का मतलब होता है ये परसेंटेज हमने निकाला है, बच्चे आधे नहीं होते। जैसे तुम बोलो 0.1 में क्या आधा बच्चा कर दिएगा? नहीं, बच्चे तो पूरे पैदा होंगे, लेकिन कुछ लोग तीन पैदा कर रहे हैं, कुछ एक पैदा कर रहे हैं, कुछ दो पैदा कर रहे हैं। तो अगर देश की ओवरऑल एवरेज फर्टिलिटी रेट 2.1 2.2 के आसपास में आएगी तो इसको बोलते हैं हम रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। लेकिन अगर ये दो से कम हो जाए भाई साहब, फिर गड़बड़ है। क्यों? तो इसका मतलब कि लोग ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर रहे, यानी लोग रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी पे नहीं चल रहे। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना एक ही बच्चा पैदा कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना बच्चा पैदा ही नहीं कर रहे, यानी वो लोग मर जाएंगे तो उनको रिप्लेस करने के लिए कोई नहीं होगा। तो फिर ऐसे देश में क्या होगा? ऐसे देश में लोग मरते तो रहेंगे लेकिन बच्चा अपना पैदा करके नहीं जाएंगे, तो उनकी पॉपुलेशन कम होती रहेगी, 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 और आगे जाके एक दिन ऐसा आ जाएगा कि उनके देश में काम करने के लिए कोई बचेगा नहीं, सब बूढ़े हो जाएंगे। नए बच्चे उन्होंने पैदा किए नहीं, जवान बच्चे नहीं, तो काम कौन करेगा? फैक्ट्रियां कौन चलाएगा? सरकार कौन बनाएगा? मजदूरी कौन करेगा? गाड़ियां कौन चलाएगा? इंजीनियर कौन बनेगा? डॉक्टर कौन बनेगा? तो भाई ये समस्या हो जाएगी उस देश में, और ये समस्या आजकल हो रही है जापान में। जापान ने बहुत तरक्की कर ली, बहुत पैसा कमा लिया, पैसे कमाने के चक्कर में इतने वो पड़े रहे कि और काम करने का उनको फुर्सत ही नहीं मिली, बच्चे पैदा करने की उनको फुर्सत ही नहीं मिली। और ये फुर्सत नहीं मिली, उसका अब परिणाम वो भुगत रहे हैं, क्योंकि वहां पे लोग बूढ़े हो रहे हैं, वहां पे लोग बूढ़े हो रहे हैं, छोटे बच्चे बचे ही नहीं है। अब भाई छोटे बच्चे ही नहीं बचेंगे तो फिर वो छोटे ही तो जवान बनते हैं ना, वो जवान भी कम हो जाएंगे, जवान कम होंगे तो ऊपर जो बुढ़े हैं उनका काम कौन करेगा? उस देश को कौन चलाएगा? समस्या आ जाती है। तो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी 2.1 तो कम से कम होनी चाहिए किसी भी देश में। वही यहाँ पे बता रहा है कि जो अफ्रीका है, इंडिया है, चाइना है, यहाँ पे तो भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है, चाइना में भी बहुत कम होने लगी आजकल, जो फर्टिलिटी रेट है वो कम होने लगी। चाइना की सरकार ने भी एक पॉलिसी लगाई हुई थी, वन चाइल्ड पॉलिसी, उसको हटा दिया है कि अब बच्चे पैदा करो भाई, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो, कम हो जाएंगे लोग। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको घूमने फिरने में ज्यादा इंटरेस्ट है, बच्चे पैदा करने में इंटरेस्ट इतना है नहीं, तो वहाँ पे फर्टिलिटी रेट कम हो रही है, यानी बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। और हमारे जैसे देश है जो भारत है, अफ्रीका है, वहाँ पे दबा दब हम लगे रहते हैं ना। तो देखो यहाँ पे कुछ दिखा रखा है इसने कि जहाँ पे 3% से ज्यादा, 3 से ज्यादा बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, वो कौन से देश है? ये वाले देश है। देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया मेहनत करने के लग रहे हैं लोग और खूब बच्चे पैदा कर रहे हैं। भारत की फर्टिलिटी रेट मॉडरेट लेवल पे आती है, किस पे आती है? मॉडरेट लेवल पे भारत की, ठीक है। और ऊपर देखोगे तो ये देखो सफेद दिखेगा तुम्हें, यूरोप में दिखेगा सफेद, का मतलब बहुत कम बच्चे पैदा कर रहे हैं ये लोग, बहुत कम बच्चे। अमेरिका वाले भी ठीक ठाक बच्चे पैदा कर रहे हैं ना, अमेरिका वाले भी ठीक ठाक बच्चे पैदा कर रहे हैं, दिक्कत नहीं कुछ भी। अच्छा, जापान देखो, जापान का भी ऐसा सिस्टम है, देखो सफेद में आएगा जापान, ये रहा सफेद में आता है, क्योंकि यहाँ बच्चे पैदा करना बंद कर दिया लोगों ने, इतना इंपॉर्टेंट काम भूल गए लोग। अब बात करते हैं हम पॉपुलेशन कंपोजिशन का, यानी कि जनता जो पॉपुलेशन है उसमें किस किस प्रकार के लोग रह रहे हैं, किस किस प्रकार के लोगों से मिलकर हमारी जनसंख्या बनी है, उसको बोलते हैं हम पॉपुलेशन कंपोजिशन। अटक तो नहीं रहा ना मेरा कुछ? चलो, हाउ क्राउडेड ए कंट्री इज
has a little down to do with its level of economic development. For example, both Bangladesh and Japan are very densely populated, but Japan is far more economically developed than the Bangladesh. तो ये बोले कि साहब किसी देश में कितनी जनसंख्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उस देश का कितना डेवलपमेंट होगा, क्योंकि जापान में भी बहुत जनसंख्या है और बांग्लादेश में बहुत जनसंख्या है, लेकिन तुम देखोगे बांग्लादेश कहीं टिकता है क्या जापान के आगे? ना, बांग्लादेश कहीं टिकता है क्या जापान के आगे? टिकता ही नहीं भाई साहब। जापान बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, बांग्लादेश बिल्कुल डेवलप नहीं है। तो जनसंख्या होने से फर्क नहीं पड़ता, उस जनसंख्या में स्किल कितनी है, वो कितने पढ़े लिखे हैं, वो कितना अच्छा काम कर सकते हैं, देश के विकास में क्या योगदान दे सकते हैं, उस चीज का फर्क पड़ता है। तो इसीलिए हमारे मोदी जी ने भी स्किल इंडिया मिशन चालू किया कि भाई लोगों के पास स्किल आए तो वो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट काम कर सके देश के लिए। टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द पीपल इन रिसोर्सेज वी नीड टू नो मोर अबाउट देयर क्वालिटीज। किसी भी आदमी ने ह्यूमन रिसोर्स के रूप में अपना क्या रोल निभाएगा वो देश में, उसके लिए हमें उनकी क्वालिटी देखनी पड़ेगी कि भाई उसमें क्या स्किल है, उसमें क्या क्वालिटी है। पीपल वेरी ग्रेटली इन देयर एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन, इनकम लेवल। इट इज असेंशियल टू अंडरस्टैंड दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल। पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। तो हम पॉपुलेशन कंपोजिशन में यही चीज सारी देखने वाले हैं। द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हेल्प्स अस टू नो how many are female or males, which age group they belong to, and how educated they are, and what type of occupation they are employed in, what their income levels and health condition are. तो बोलते हैं कि साहब पॉपुलेशन कंपोजिशन में हमें ये देखने को मिलता है कि कितने टाइप के हमारे लोग हैं, वहाँ पे नर कितने हैं, मादा कितनी है, उसके अलावा वो क्या काम करते हैं, उनका एजुकेटेड कितने पढ़े लिखे हैं वो, है ना, और उनके कितनी कमाई कितनी है, वो सारी हम देखते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन में। An interesting way of studying the population composition of a country is by looking at the population pyramid, also called the age sex pyramid. तो पॉपुलेशन कंपोजिशन देखने के लिए देखो ये पिरामिड होता है एज सेक्स पिरामिड। ऊपर से एकदम तीखा है, नीचे से एकदम चौड़ा है, ये बहुत बढ़िया होता है। क्यों? क्योंकि नीचे वाला जो है ना, नीचे वाला हिस्सा दिखाता है कम एज के बच्चे कितने ज्यादा तुम्हारे देश में, तो नीचे का चौड़ा होने का मतलब है कि छोटे बच्चे बहुत ज्यादा इस देश में। और ऊपर वाला दिखाता है जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो बुढ़े दिखाएगा, ये बुढ़े है ना, तो ऊपर का मतलब यहाँ पे ये बुढ़े लोग हैं जो काम नहीं करते, और ये जवान है भाई सब बीच वाले, ये बीच में जवानी है, सारी जवानी फूट रही है यहाँ पे। तो मतलब बच्चे यहाँ पे ज्यादा, इसका मतलब ये बच्चे जवान होंगे तो भाई जवानी और बढ़ेगी इस देश की, और बूढ़े कम है तो इसका मतलब डिपेंडेंट पॉपुलेशन कम है। तो ये ठीक है, ये बढ़िया बढ़िया पिरामिड है, कोई दिक्कत नहीं इस पिरामिड में, है ना। नीचे देखो, नीचे बच्चे बहुत ज्यादा है, जवान भी बहुत ज्यादा है, बूढ़े कम है, ये सबसे बढ़िया है। लेकिन एक जापान जैसे देश जो होते हैं उनमें पिरामिड का मामला ऐसा हो जाता है, देखो ऐसा, बच्चे तो है कम, बच्चे तो है कम, जवान ठीक ठाक है, बूढ़े देखो कितने बढ़ रहे हैं, बूढ़े बढ़ रहे हैं, है ना। यहाँ पे भी ये बूढ़े होने वाले हैं, ये लोग भी ज्यादा है, बच्चे बहुत कम है। यानी भाई साहब ये लोग जो है ये भी आगे जाके बूढ़े होंगे, तो ये जो जवान होंगे उनकी संख्या कम होगी, यानी कि जवान लोग कम बचेंगे, तो फिर इन देश को चलाएगा कौन? ये जापान की स्थिति है। भारत की स्थिति अच्छी है, भारत में कोई दिक्कत नहीं है। देखो भारत में जवानों की स्थिति देखो, जवान ही जवान भरे पड़े, यहाँ तक ये वो लोग हैं, इस हिस्से में वो लोग आते हैं जो काम करते हैं। ये बच्चे हैं, बच्चे भी काम नहीं करते, बूढ़े भी काम नहीं करते। लेकिन बूढ़े तो कोई काम करेंगे भी नहीं, फिर इन्होंने काम कर लिया अपना करना था जो, अभी आराम करेंगे। लेकिन बच्चे तो फिर जवान होंगे तो काम करेंगे ना, और जवान तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो भारत में इतनी पॉपुलेशन है जो काम करने के लिए तैयार बैठी है, तो भारत की ये भी स्थिति अच्छी है। लेकिन वो अच्छी स्थिति तभी होगी जब इनको हम एजुकेशन देंगे, जब इनको हम स्किल देंगे। इतने लोग जवान बैठे तो हैं, लेकिन अगर बेरोजगार बैठे, इनको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं जाता, तो भाई कुछ काम के नहीं, ये भी बोझ है देश पे, बोझ है। और वही हो रहा है हमारे देश में आजकल, सब कुछ ही सरकारी नौकरी, नौकरी सरकारी कितनी दे दोगे भाई? 140 करोड़ की जनता को कितनी सरकारी नौकरी तुम दे दोगे बताओ मुझे? दे ही नहीं सकते हम। और स्किल हमारे पास कुछ है नहीं, चाहे हमें हमारे कोई कॉलेज में पढ़े हुए बच्चे हो, चाहे हमारे कोई प्रोफेशनल डिग्री लिए हुए हो, स्किल कुछ नहीं है भाई, काम कुछ नहीं आता, है ना। प्राइवेट इंडस्ट्री में जाए काम नहीं कर सकते, इसलिए सरकारी नौकरियों की तैयारी करते रहते हैं। कि समस्या यही, काम नहीं आता तो भाई साहब काम नहीं आएगा तो प्राइवेट वाले रखेंगे नहीं, वहां पे दिमाग खराब होता है। सरकारी में एक बार हो गए पास तो हो गए, बस ठीक है, फिर काम सीट सेट है। तो सरकारी की नौकरी की तैयारी में सारे के सारे जीवन बर्बाद कर देते लोग। इस वजह से ये जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो हमारे लिए डेमोग्राफिक एक डिविडेंड की जगह हमारे लिए डेमोग्राफिक समस्या बन गई है। इतने जवान लोग करेंगे, इनका स्किल इनको आती नहीं, तो इसीलिए मोदी जी सिखा रहे हैं स्किल इंडिया मिशन, लेकिन वो भी इतना अच्छा नहीं चल रहा है, बताऊं सच बात तो ये है ना। तो ये पॉपुलेशन पिरामिड है भाई साहब, ये वाला तो भारत का पॉपुलेशन पिरामिड, समझ रहा है तू? ये है भारत का पॉपुलेशन पिरामिड, और ये कहाँ का है? केन्या का। ये भाई साहब ये तो खतरनाक चीज है। ये उन देशों का पॉपुलेशन पिरामिड है जहां पे जब बच्चे पैदा करने के लग रहे हो। नीचे वाला देखोगे आप तो पिरामिड का नीचे वाला हिस्सा बहुत चौड़ा है, इसका मतलब बहुत बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। यानी ये जो पॉपुलेशन है जो बच्चे पैदा कर सकती है वो बहुत मेहनत से लगी हुई है बच्चे पैदा करने में, और कुछ काम कर रही ना करे मुझे नहीं पता, लेकिन बच्चे बहुत पैदा कर रही है। तो ये बच्चे फिर जवान होंगे तो मतलब ये वाला हिस्सा भी चौड़ा होगा, फिर थोड़ा ये वाला हिस्सा चौड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो बच्चे हैं यहाँ पहुंच जाएंगे तो ये भी चौड़ा हो जाएगा, और फिर ये बच्चे और बच्चे पैदा करेंगे, तो इससे ये देश जो है ना, ये केन्या वेन्या, जापान, यूरोप, ये तो सब तो बूढ़े हो जाएंगे, ये देश जवान रहेंगे, भारत जवान रहेगा। लेकिन भारत की भी स्थिति फिर थोड़े दिनों में कैसी हो जाएगी? 20-50-100 साल में इस जापान जैसी हो जाएगी, अगर हमने भी बच्चे पैदा बंद कर दिए तो करना। जैसे जैसे लोग पैसे कमाते हैं वैसे वैसे लोग बच्चे पैदा करना बंद कर देते हैं। बच्चे पैदा नहीं करोगे तो लोग बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे तो काम कौन करेगा? ये समस्या रहती है ना। ठीक है, तो बोला स्किल्ड, स्पिरिटेड एंड होपफुल यंग पीपल
endowed with a positive outlook are the future of any nation. We in India are fortunate to have such a resource. They must be educated and provided skill and opportunity to become able to be productive. बोल रहे हैं कि हाँ, हमारे भारत में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे जवान लोग हैं, तो हमारे को बहुत बढ़िया ये भगवान ने उपहार दिया है, लेकिन उनको हमें स्किल देनी पड़ेगी, उनको हमें एजुकेशन देनी पड़ेगी, तभी वो हमारे कोई काम आ पाएंगे, अदरवाइज हमारे कोई काम नहीं आ पाएंगे। तो पॉपुलेशन पिरामिड समझना सीख गए कि नीचे से जो संकरा हो ऊपर से जो चौड़ा हो, इसका मतलब जवान लोग ज्यादा है, बच्चे कम है, और ऊपर से चौड़ा हो तो यहाँ बूढ़े ज्यादा है। नीचे से जो चौड़ा हो केन्या वाला, यानी बच्चे बहुत ज्यादा है, फिर यहाँ पे जवान भी ठीक है, ऊपर से पतला यानी बूढ़े बहुत कम है। और यहाँ पे देखोगे तो बच्चे भी अच्छी खासी मात्रा में है, जवान भी अच्छी खासी मात्रा में, बूढ़े थोड़े कम है। तो ये वाला सबसे अच्छा होता है जो इंडिया का है। इंडिया अपने बढ़िया फेज पे चल रहा है, लेकिन समस्या यही है यूथ बहुत ज्यादा है, लेकिन यूथ सिर्फ इंस्टाग्राम की रील देख रहा है, यूट्यूब शॉर्ट्स देख के अपना टाइम खराब कर रहा है, और कुछ करता नहीं है, पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है, तो वो किसी काम का नहीं है, वो उसका फ्यूचर बर्बाद है। तो हमें इंस्टाग्राम रील से हटा के उसको पढ़ाई पे लगाना होगा, उसको काम पे लगाना होगा, तभी हमारे देश का कुछ भला हो पाएगा। थैंक यू वेरी मच। हो गया चैप्टर खत्म। क्लास 8 की पूरी ज्योग्राफी खत्म कर दी है, और अब क्लास 9 चालू करेंगे, क्लास 9 चालू करेंगे, और पॉलिटी ऑलरेडी चल रही है। ऊपर नंबर 1 लिखा हुआ है, उसको दबा के सब्सक्राइब कर देना। इधर पूरी प्लेलिस्ट आ रही है, उसको दबा के पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, लाइक का बटन भी आ रहा है, देख लेना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।